हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी में। मैं हूं आलोक सिंह नाथीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आवर्त सारणी के एमसीक्यू की दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आवर्त सारणी के एमसीक्यू का पहला पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने 10 वैसे महत्वपूर्ण सवाल को करा था जो कि आपके पिछले ग्रुप डी 2018 एग्ज़ाम में पूछे गए थे। दोस्तों, आज के इस सेशन में भी हम लोग वैसे ही सवालों को करेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी 2018 एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आप में से कोई चाहते हैं साइंस को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करें, साइंस के तीनों सब्जेक्ट को, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी और बायोलॉजी को भी, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे रात के 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक लाइव सेशन में। और हाँ, इस कोर्स में इनरोल होने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मेंडलीफ के नियम के रूप में, न्यूटन का नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, डोब्राइनर का त्रिक नियम। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे सर डोब्राइनर के त्रिक नियम से जाना जाता है, तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्र सवाल उठाएंगे कि सर डोब्राइनर का त्रिक नियम क्या होता है? डोब्राइनर का त्रिक नियम क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, मैंने ये चीज़ आपको पीरियोडिक टेबल के MCQ पार्ट 1 में भी बताया है। अगर आप सभी उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। बहरहाल, हम लोग बात कर लेते हैं डोब्राइनर के त्रिक नियम की, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्राइड रूल कहते हैं। मेरे मित्र, ध्यान रखेंगे कि डोब्राइनर ने 3 तत्वों का समूह बनाया था। डोब्राइनर ने क्या करा था? 3 तत्वों का समूह बनाया था और उन्होंने बताया कि अगर 3 तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिखा जाए, 3 तत्वों को, जैसे कि मान लीजिए A, B, C है यहाँ पे, इन तीनों को हमने क्या करा? इसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिख दिया। तो डोब्राइनर ने बताया कि जो बीच वाला तत्व होगा, इसका जो परमाणु भार होगा, यानी कि जो आपका तत्व B है, इसका जो परमाणु भार होगा वो किनारे वाले दोनों तत्वों के परमाणु भार का क्या होगा? औसत होगा, यानी कि A+C/2 होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? डोब्राइनर का त्रिक नियम कहते हैं, या इंग्लिश में डोब्राइनर का ट्राइड रूल कहते हैं। और यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा था कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। ये नियम किसका था? आप कहेंगे डोब्राइनर का त्रिक नियम कहते हैं और ये नियम डोब्राइनर का था। आपका अगला ऑप्शन है मेंडलीफ का नियम। आप कहेंगे सर मेंडलीफ ने कौन सा नियम दिया था? तो मेरे भाई, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मेंडलीफ ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करा, तत्वों के लिए आवर्त सारणी बनाया और सबसे पहले इन्होंने तत्वों के आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। आप कहेंगे सर इसका आवर्त नियम क्या था? तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में बताया कि किसी भी तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है? आवर्त फलन होता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन न्यूटन का नियम। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि न्यूटन ने गति विषयक नियम प्रदान किया था। और कितने नियम थे सर? तो टोटल 3 नियम थे। नेक्स्ट है आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने भी आवर्त सारणी के लिए ही नियम दिया था और इसके नियम को हम लोग न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के नाम से भी जानते हैं। क्या बताया था इन्होंने? तो सर इन्होंने बताया था कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिखा जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुण होगा वो पहले तत्व के गुण के क्या होगा सर? समान होगा। नेक्स्ट है आपका डोब्राइनर का ट्राइड रूल। तो उसको आपने अभी जस्ट डिस्कस करा है, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है तीसरा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 9वां, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है चौथा और चौथा ऑप्शन दिया हुआ आपका प्रथम, यानी कि पहला। और आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व किसके जैसा दिखेगा? मेरे मित्र, यहाँ पे आपको न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल याद रखना होगा।
क्या याद रखना होगा? तो न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव रूल में बताया था कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में क्या किया जाए सर? सजाया जाए, तो प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुण होगा वो किसके समान होगा सर? पहले तत्व के गुण के समान होगा। आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो जिस तत्व की बात की जा रही है उतना तक पहले आप संख्या लिख लीजिए। मान लीजिए कि हम 1 से लेकर के 10 तक लिख लेते हैं, 8, 9, 10, और इसको आपको थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर लेना है कि ये सारे क्या हैं सर? तत्व हैं, और न्यूलैंड के अनुसार बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में क्या है सर? सजे हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो 10वां तत्व है इसका गुण किसके जैसा होगा, या 10वां तत्व किसके जैसा दिखता है? मेरे मित्र, आप सभी कहते हो कि सर ऑक्टेव नियम के अनुसार पहला तत्व जो है वो 8वें तत्व के गुण के समान होगा। जब आप यहां से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं तब आप कह रहे हैं कि सर 8वें नंबर पे जो तत्व होगा वो 8वां तत्व होगा। अगर हम काउंटिंग यहां से स्टार्ट करें तो आपका 8वां तत्व कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो पहला तत्व हो जाएगा, ये दूसरा तत्व, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। यानी कि अगर हम काउंटिंग 2 से शुरू करेंगे तो मेरा 8वां तत्व क्या होगा सर? 9 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 9वें तत्व का गुण दूसरे तत्व के गुण के जैसा होगा। अगर हम काउंटिंग 3 से स्टार्ट करें तो आप कहेंगे सर पहला तत्व ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये, 6ठा ये, 7वां ये और 8वां ये। न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल के अनुसार 8वें तत्व का गुण पहले के समान होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10वें तत्व का गुण किसके समान होगा? आप हंस के कहिएगा सर 10वें तत्व का गुण तीसरे तत्व के समान होगा। तो आप बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है ऑक्टेव के न्यूलैंड नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम के अनुसार ऐसे कौन से तत्व हैं जिसका गुण कोबाल्ट और निकेल के समान है, फिर भी उसको कोबाल्ट और निकेल के साथ न रख करके दूर रखा गया है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, फेरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड जब अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, आवर्त सारणी बना रहे थे, उन्होंने क्या करा? कोबाल्ट और निकेल के साथ, कोबाल्ट और निकेल के साथ किसको रख दिया सर? फ्लोरीन और क्लोरीन को रख दिया। जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन का जो गुण है वो कोबाल्ट और निकेल से बिल्कुल ही भिन्न है। फ्लोरीन और क्लोरीन का जो प्रॉपर्टी है वो कोबाल्ट और निकेल से क्या है सर? बिल्कुल भिन्न है। फिर भी इन्होंने क्या करा? कोबाल्ट और निकेल के साथ इसको रखा। जबकि लोहा जो कि कोबाल्ट और निकेल के गुण के जैसा है उसको क्या करा? इन्होंने बहुत दूर रख दिया। और यही चीज आपसे पूछा जा रहा है क्या कि न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम के अनुसार डैश जो गुण में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, तो फेरस क्या है सर? गुण में कोबाल्ट और निकेल जैसा है और इन तत्वों से बहुत दूर रखा। तो कोबाल्ट और निकेल से किस तत्व को बहुत दूर रखा? फेरस को दूर रखा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र, आपसे एक और सवाल इसी पे पूछा जा सकता है कि कोबाल्ट और निकेल के साथ निम्नलिखित में से किस तत्व को न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम के अनुसार प्राथमिकता दी गई? तो आप कहेंगे फ्लोरीन और क्लोरीन को। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 और 5, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3 और 4, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2 और 3। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं? आप कहेंगे सर ये बनेगा कैसे? तो मेरे मित्र, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ठहरना होगा और कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि सर आधुनिक आवर्त सारणी में यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने आवर्त हैं? टोटल आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आप सभी कहेंगे सर टोटल आवर्त 7 है। कितने हैं सर? 7, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे आवर्त लिखते रहे सर, और पहले आवर्त को 1 से, दूसरे आवर्त को 2 से, और इस तरह से जितने भी आवर्त हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं।
आप कहेंगे ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां आवर्त हो गया। आपको ध्यान में रखना है कि इन सब आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी, इन सब आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी। तो बस आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। क्या याद रखना है? तो सर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये आपको याद रखना है, इस सीक्वेंस को याद रखना है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। आप कहेंगे कैसे लिखेंगे सर? तो सर पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे आवर्त में 8 तत्व है, तीसरे आवर्त में 8 तत्व है, चौथे आवर्त में सर 18 तत्व है, पांचवें आवर्त में 18 तत्व है, छठे आवर्त में सर 32 तत्व है और सातवें आवर्त में बोला जाए तो सर 32 है। सातवां में भी कितना है सर? 32 है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आप कहेंगे सर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं? कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं? चला आप सभी कहेंगे कि सर दूसरे और तीसरे आवर्त में क्या है सर? 8 तत्व मौजूद हैं। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर सर, आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। कब के लिए? तो जब भी आपसे कोई पूछे कि किसी खास आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो आप इस क्रम से इसको याद रख सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो सबसे पहले है वो पहला आवर्त होगा और जो सबसे बाद है वो क्या होगा सर? सातवां आवर्त होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या डैश होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो तीसरा आवर्त में तत्व रहेगा, तीसरा आवर्त में जो तत्व रहेगा उसमें कुल कक्षा कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। मेरे मित्र आप इस चीज़ का गांठ बांध लेंगे। क्या सर? कि किसी तत्व में जितना कक्षा होगा, जितना कक्षा होगा वो उसी आवर्त में पाया जाएगा, या वो उतना ही आवर्त में पाया जाएगा, उतना ही आवर्त में पाया जाएगा। आप इस चीज़ को कंठाग्र कर लेंगे। आप कहेंगे नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि किसी तत्व में जितना कक्षा होगा वो उतना ही आवर्त में पाया जाएगा। आप कहेंगे कैसे समझेंगे इस चीज़ को? तो ध्यान दीजिए। आप सभी कहते हैं सर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो आप सभी कहते हैं सर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है सर? 8 होता है। आप ये बताइए कि ऑक्सीजन के पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। दूसरे कक्षा में कितना रहेगा? आप कहेंगे सर रह तो 8 सकता है, लेकिन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ सर कि ऑक्सीजन में कितने कक्षाएं सर? तो आप कहेंगे 1 और 2। तो ऑक्सीजन आपका किस आवर्त में पाया जाएगा? दूसरे आवर्त में पाया जाएगा। ठीक उसी तरह आप सोडियम की बात करते हैं तो आप कहते हैं सर सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो जब हम लोग सोडियम के परमाणु में उसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करेंगे तो आप कहेंगे पहले कक्षा में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में जाएगा 8, तीसरे में कितना जाएगा? 1। आप देख रहे हैं कि सोडियम के परमाणु में कितने कक्षा हैं? तो सर 3 कक्षा हैं। तो ये किस आवर्त में पाया जाएगा? तो सर तीसरे आवर्त में पाया जाएगा। चला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होगी? आप कितना कहिएगा? आप कहिएगा सर 3 होगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी परमाणु में जितना कक्षा होगा वो उतना ही आवर्त में पाया जाएगा, और जो परमाणु जितने आवर्त में पाया जाएगा उसमें उतना ही कक्षा होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है आवर्त 3, आवर्त 5, आवर्त 6, आवर्त 4। क्या होगा इसका सही आंसर? आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि आवर्त 6 और 7 में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 32। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आवर्तों में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो आपको बस नंबर का एक सीक्वेंस याद रखना है। कौन सा सीक्वेंस सर? तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32,
नंबर का यही सीक्वेंस आपको याद रखना है। आवर्त सारणी के आवर्तों में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, ये चीज़ आपको याद रहेगा। आप कहेंगे कैसे सर, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 पहले है, तो सर पहले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी होगी, तो सर 2 होगी। ध्यान में रखेंगे कि दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होगी। साथ ही साथ चौथे और पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी सर, 18। और छठे और सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो आप तत्वों के आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में तत्वों की कुल कितनी संख्या है, आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में, मतलब क्या, एक ही वर्ग के जो तत्व हैं उसकी डैश समान होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु भार, परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सभी याद रखेंगे कि आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग में जितने भी तत्व होंगे उन सब का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समान होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन के सहारे वो तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाता है, इस चीज़ को भी ज्ञात किया जा सकता है। और आप कहते हैं कि सर किसी तत्व के वर्गों की संख्या किसके बराबर होती है? तो सर उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन के क्या होती है, बराबर होती है। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किसी एक वर्ग में जितने भी तत्व होंगे उन सब का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समान होगा। आप कहेंगे हम कैसे समझेंगे सर? तो ध्यान दीजिए, जैसे आप कहते हैं कि सर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो सोडियम के जब इलेक्ट्रॉन को इसके कक्षा में रखेंगे तो आप कहिएगा पहले कक्षा में 2 रहेगा, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में कितना रहेगा, 1। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या कहलाता है, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो आप ये बताइए कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? तो आप कहेंगे सर 1 है। मैंने आपको क्या बताया कि किसी तत्व के वर्गों की जो संख्या होती है उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो सोडियम आपको आवर्त सारणी के किस वर्ग में मिलेगा? तो सर वर्ग 1 में मिलेगा। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे, किसी वर्ग का जितना भी तत्व होगा सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर, समान होगा। साथ ही साथ सबकी संयोजकता भी क्या होती है, समान होती है। और किसी तत्व का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो उसी वर्ग में पाया जाता है। या आप और सरल भाषा में कह सकते हैं किसी तत्व का जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो आवर्त सारणी के उतना ही वर्ग में पाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नियॉन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आवर्त सारणी में बाईं ओर आपको क्या मिलता है? तो सर बाईं ओर धातु मिलता है, जबकि दाईं ओर आपको क्या मिलता है सर? तो सर दाईं ओर अधातु मिलता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? भाई मेरे, जब आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो, जब आप पीरियोडिक टेबल को क्या करते हो सर, देखते हो, तो आप सबसे पहले आपका नज़र कहाँ पे जाता है? हाइड्रोजन पे जाता है। ये किधर उपस्थित होता है सर? तो बाईं तरफ उपस्थित होता है। भाई मेरे, हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? आप कहेंगे हाइड्रोजन है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है?
आपसे पूछा जा रहा है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्व डैश से संबंधित होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्षारीय मृदा धातु समूह, हैलोजन समूह, शून्य समूह, क्षारीय धातु समूह। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जब भी आपको ये 3 तत्व मिले, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर इन तीनों ही तत्व के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? सर 1 ही होगा। मतलब कि ये सारे के सारे तत्व किस में पाए जाएंगे सर? तो आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाए जाएंगे। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सब के सब कहाँ पाए जाएंगे? वर्ग 1 में पाए जाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए, मैंने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करा है थ्योरी वाले क्लास में, कि वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर क्षारीय धातु समूह वाले तत्व कहते हैं। वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं उसको हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। और जो वर्ग 2 का तत्व होता है, आवर्त सारणी के वर्ग 2 का जो तत्व होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्व डैश से संबंधित होते हैं। तो आप कहेंगे सर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वर्ग 1 में पाया जाएगा, और वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं उसको हम लोग क्षार धातु या क्षारीय धातु कहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र आपके मन में सवाल उठेगा कि सर हमारे ऑप्शन में हैलोजन समूह है, तो हैलोजन समूह हम लोग किस वर्ग के तत्व को बोलते हैं? तो ध्यान रखेंगे कि हैलोजन समूह हम लोग वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं उसको बोलते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में शून्य समूह भी दिया हुआ है, तो ध्यान में रखेंगे सर कि शून्य समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग भी बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि इस वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं उसकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। और आपको मालूम है कि शून्य वर्ग किसको बोला जाएगा? तो सर वर्ग 18 को बोला जाएगा, जिसमें अक्रिय गैस रहते हैं, और जितने भी अक्रिय गैस होते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है सर? शून्य होती है। इसीलिए अक्रिय गैस के वर्ग को क्या बोला जाता है? शून्य वर्ग बोला जाता है। और ये वर्ग कौन सा है सर? वर्ग 18 है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व को कहाँ रखा जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है समूह 3, समूह 11, आवर्त 1, समूह 1। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर हमारे क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 281, तो ये देखने से ही लगता है कि जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है उसका परमाणु संख्या कितना होगा? 11। भाई मेरे अभी जस्ट आपने डिस्कस करा है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है सर? 11 होता है। आपने ये भी देखा था कि सोडियम के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरे कक्षा में कितना रहता है सर? 8, और तीसरे कक्षा में कितना रहता है? 1। और आप सभी कहते हैं कि सर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी कि बाह्यतम कक्षा में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो कितना है सर? 1। तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अभी जस्ट आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करा है पीछे के क्वेश्चन में। आप कहेंगे सर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। तो आप बताइए सोडियम किस वर्ग में रहेगा? आप कहिएगा वर्ग 1 में रहेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समूह 1 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे यही क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता कि आधुनिक आवर्त सारणी में 281 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को किस आवर्त में रखा जाता है, तो आप सभी कहते सर तीसरे आवर्त में रखा जाएगा। किस आवर्त में रखा जाएगा? तीसरे आवर्त में। क्यों? क्योंकि 281 इससे हमको क्या पता चलता है सर? इससे पता चलता है कि जिस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, यानी कि सोडियम का जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इससे ये पता चल रहा है कि सोडियम परमाणु में कितने कक्षा हैं सर? 3। और किसी परमाणु की कक्षा संख्या किसके बराबर होती है? तो सर आवर्त की संख्या के बराबर होती है। और किसी परमाणु का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो वर्ग की संख्या के बराबर होता है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप के प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।